लास्ट टॉपिक हमारा हुआ था गूगल फॉन्ट्स, और जिसमें हम लोगों ने इफेक्ट्स वगैरह डिस्कस किए थे बेसिकली। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे फॉन्ट पेयरिंग्स। वैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था, बट थोड़ा सा उसका थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे। चलिए, ग्रेट फॉन्ट पेयरिंग्स आर essential to great design. Font pairing rules. Here are some basic rules to create great font pairing. First is complement. It is always safe to find font pairing that complement one another. A great font combination should harmonize without being too similar or too different. So you have to make sure कि आपका हेडिंग और जो पैराग्राफ लिख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्ट ना हो, एक जैसी फैमिली से साउंड कर रहे हो, है ना। सेकंड, use font super families. A font super family is a set of font designed to work well together. So using different fonts within the same superfamily is safe. For example, the Lucida superfamily contains the following fonts: Lucida Sans, Lucida Serif, Lucida Typewriter Sans, Lucida Typewriter Serif and Lucida Math. तो यानी कि एक जैसी फैमिली, जैसे एरियल का आपका अलग अलग तरह के फॉन्ट आते हैं, ठीक है, या जैसे आप रोबोटो चूज़ करते हैं, रोबोटो के डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट्स आते हैं। सो एक फैमिली को आपको ट्राई करना है, यानी कि एक ऐसी सुपर फैमिली को ट्राई करो जिसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉन्ट मिल जाए बट सिमिलर हो। नेक्स्ट, कंट्रास्ट इज किंग. Two fonts that are too similar with often conflict. However, contrast done the right way brings out the best in each font. Example, combining serif with sans serif is a well known combination. So जैसे कि मैंने को लास्ट क्लास में बोला था कि जब हम लोग हेडिंग को ही बनाते हैं तो वहाँ पर आप sans serif ट्राई कर सकते हो, और जो बॉडी टेक्स्ट हम लोग लिखते हैं वो आपका sans serif होना चाहिए, है ना। तो serif क्या होता है, जिसमें टेल होती है, कर्व होते हैं, और sans serif जो हमारे रेगुलर होते हैं. A strong superfamily includes both serif and sans serif variation of the same font, जैसे कि Lucida and Lucida Sans. तो एक इसका serif है, दूसरा इसका sans serif है फॉन्ट. तो Lucida Sans नाम से पता चल रहा है ये हमारा serif फॉन्ट हो गया. Next, choose only one boss. तो one font should be the boss. This establishes a hierarchy for the font on your page. This can be achieved by varying the size, weight and color. Example, no doubt Georgia is the boss here. तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे बॉडी फॉन्ट हम लोग लिख रहे हैं वर्दाना, और हेडिंग जो हम लोग लिख रहे हैं वो जॉर्जिया फॉन्ट में लिख रहे हैं. सो आप देखेंगे यहाँ पर तो जो फॉन्ट बड़ा होता है वही डोमिनेटिंग होता है, वही बॉस फॉन्ट होता है आपका. ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ देखेंगे below we have some popular font pairing that will suit many brands and context. जैसे जॉर्जिया एंड बर्ना अगेन हम लोग यहाँ देखेंगे. तो ये आपका बॉडी टेक्स्ट के लिए हो गया, ये आपका हेडिंग के लिए हो गया. हेल्वेटिका एंड गैरमॉन अगर आप देखेंगे तो इसका कुछ इस तरह से रिजल्ट आता है. ठीक है, नेक्स्ट गूगल फॉन्ट के साथ हम लोग पेयरिंग देख रहे हैं. If you don't want to use standard fonts in HTML, you can use Google Fonts. Google Fonts एक सेकेंड रुको, हमने यहाँ पर गूगल फॉन्ट लगाया नहीं, तो मेरी गलत लाइन आ रही है इसके अंदर. तो यहाँ पर मैरी वेदर एंड ओपन सेंस हम लोग इसकी बात करेंगे. सो रन करिए. तो यहाँ पर आप देखेंगे हेडिंग आपका कितना क्लियर है और आपका बॉडी टेक्स्ट भी काफ़ी क्लियरली आपको विजिबल होगा. उबंटू एंड लॉरा. सो यहाँ पर ये फॉन्ट है. एब्रिल, फैट फेस एंड पॉपिंस. तो इस तरह से कुछ फॉन्ट्स की बेस्ट कॉम्बिनेशंस बने हुए हैं, ये आप नेट पर भी फाइंड आउट कर सकते हो. आपको बहुत सारे कॉम्बिनेशंस मिल जाएंगे इन चीज़ों के. ठीक है, तो ये फाइल आपके पास है, मैं आपको शेयर कर दूंगा. तो आप यहाँ से जब भी आप कोई प्रोजेक्ट वगैरह बनाएं तो इस तरह के आपने मीनिंगफुल फॉन्ट्स चूज़ करने हैं ताकि आपके हेडिंग और पैराग्राफ काफ़ी अमेजिंग दिखाई दें, आउटस्टैंडिंग हो बिल्कुल. चल, तो पेयरिंग से आगे बढ़ते हैं हम लोग. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसके अंदर
सी एस एस फॉन्ट शॉर्ट हैंड, फॉन्ट को भी हम लोग शॉर्ट हैंड लिख सकते हैं, लाइक जैसे बॉर्डर आप अगर आप लिखते आए हो तो फॉन्ट में क्या क्या चीज़ आती है, जितनी भी प्रॉपर्टी आप लोग फॉन्ट लिख के डिफाइन कर, जैसे स्टाइल, जैसे वेरिएंट, जैसे वेट, जैसे आपका साइज, जैसे फैमिली, तो मैं आगे का पार्ट ना लिख के ओनली फॉन्ट लिख के अगर डिफाइन कर दूँ, सारी चीज़ें एक ही लाइन में काम कर देंगी, कोड की लेंथ भी लेस होगी. सो द सी एस एस फॉन्ट प्रॉपर्टी द to shorten the code, it is also possible to specify all the individual font properties in one property. The font property is a shorthand property for font style, font variant, weight, size, जिसको हम लोग line height बोलते हैं, and यहाँ पर आपका font family. The font size and font family values are required. ये आपका must है, ये दो चीज़ें होनी चाहिए जब भी आप shorthand लिखेंगे. If one of the other value is missing, their default values are used. तो जैसे कि अगर आपने font family लिखा लेकिन size नहीं लिखा, तो font का size by default 16 पिक्सल, यानी कि HTML का तो यूनिट 3 होता है. So use font to set several font properties in one declaration. तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं, font में 20 पिक्सल होगा, एरियल होगा और sans serif होगा. जैसे हमने यहाँ पर बताया कि इटैलिक होगा, स्मॉल कैप्स होगा, बोल्ड होगा, 12 पिक्सल होगा, 30 पिक्सल यहाँ पर हम लोगों ने डिफाइन किया, 12 पिक्सल डिवाइडेड बाई 30 पिक्सल, जॉर्जिया एंड सेरिफ. तो यहाँ पर आप देखेंगे इनके इस तरह के आपको रिजल्ट्स देखने के लिए मिलेंगे. नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आइए. नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपनी सी एस एस फॉन्ट फैमिली, ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, तो 15 के अंदर ही थे सारे टॉपिक. अब हमारा टॉपिक नेक्स्ट सी एस एस में आइकन. आइकन कैसे यूज़ कर सकते हैं. सो आइकन कैन बी ईजिली बी एडिड टू योर HTML पेज बाय यूजिंग एन आइकन लाइब्रेरी. आइकन शायद मैंने आपको कराया हुआ पहले या नहीं कराया था ना? कौन सा कराया था? फॉन्ट ऑसम कराया था? कौन सा कराया था? बूटस्ट्रैप आइकन कराए थे? आइकन कराया तो है मैंने, मुझे ध्यान है. चलो, so how to add icons? The simplest way to add an icon in your HTML page is with an icon library such as Font Awesome. Add the name of the specified icons class to any inline HTML element like I or span tag element. All the icons in the icon library below are scalable vectors that can be customized with CSS. Like हम उसका size, color, shadow कुछ भी चेंज कर सकते हैं. तो जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे हम लोग यूज़ करें फॉन्ट ऑसम. फॉन्ट ऑसम क्या है? एक प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आपको सो मैनी डिफरेंट फॉन्ट्स के आइकन्स मिल जाते हैं. तो आप यहाँ जाएंगे आइकन्स, आइकन्स के अंदर आप यहाँ देखेंगे कि भाई कितने नंबर ऑफ आइकन्स हमें फ्री मिल रहे हैं. हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे और इस तरह से सो मैनी डिफरेंट आइकन्स आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे. टू यूज़ द फॉन्ट ऑसम आइकन्स गो टू fontawesome.com. आपने साइन इन करना है और गेट अ कोड टू ऐड इन दी हेड सेक्शन ऑफ योर HTML पेज. तो मैंने एक स्ट्रक्चर यहाँ पर लिखा है इसका, स्क्रिप्ट src https kit.fontawesome.com/yourcode.js क्रॉस ओरिजिन एनोनिमस आप यहाँ रखेंगे और ये अपना बंद हो जाएगा. नोट, नो डाउनलोडिंग एंड और इंस्टॉलेशन इज रिक्वायर्ड. तो क्या करना है आपने यहाँ पर कर लेना है साइन अप फॉन्ट ऑसम के अंदर. मेरे ख्याल से मेरा ऑलरेडी साइन इन हो रखा है, नहीं तो मैं कर लेता हूँ यहाँ पर. साइन इन हो गया अपना. तो यहाँ से अपना इस तरह से लॉगिन कर लेना है आपने. ठीक है, सेटिंग्स में आएंगे, यहाँ से आपको अपना मिलना चाहिए अपडेट पासवर्ड, डाउनलोड पर्सनल डेटा, और जनरल में हमें यहाँ से कहीं लिंक मिल जाना चाहिए इसका. यहाँ पर आप देख रहे हैं योर किट्स, क्लिक ऑन योर किट्स. सो यहाँ पर ये हमारा सॉरी, ठीक है, ये हमारा आईडी है इसका. ठीक है, चलिए. तो आप यहाँ देख रहे हो मैंने कुछ यही यूज़ किया हुआ है यहाँ पर 26D
9C408D82, ठीक है। तो इस तरह से आपने यहाँ से लेना है। आप यहाँ से अपनी कोई नई किट भी बना सकते हो, तो ये फ्री किट है। तो आप देख सकते हो कितना टाइम पहले मैंने बनाई थी। तो यहाँ पर ये मैंने अपनी किट इसमें अरेंज की है। उसके बाद में हमने यहाँ पर लिखा क्लास फा, ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिखा है फा क्लाउड। तो फॉन्ट ऑसम का हम लोग यहाँ पर क्लाउड यूज़ कर रहे हैं, हर्ट, कार, फाइल, बार्स। तो इससे आपके इस तरह के सिंबल्स बन के तैयार होंगे। ओपन करके देखिए, सब काम कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, साइज़ वगैरह भी हम लोग चेंज कर पा रहे हैं, कलर भी चेंज कर पा रहे हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर क्या लिख रखा है, फॉन्ट साइज़ और कलर प्रॉपर्टी, इस तरह से। नेक्स्ट, एक तो हो गया आप फॉन्ट ऑसम का आइकन ला के लगा सकते हैं इस तरह से। दूसरा क्या है, बूटस्ट्रैप आइकन। बूटस्ट्रैप आइकन में हम क्या करते हैं, यहाँ आते हैं गेट बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पर, और यहाँ से आपको आइकन मिलेगा। सबसे नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको इसका यूआरएल मिल जाएगा लिंक करके, इस तरह से। तो यहाँ पर आप देखेंगे लिंक, स्टाइल शीट, CDN, जेसन डिलीवर, NPM बूटस्ट्रैप आइकन्स 1.11.3, ठीक है, सेम यूआरएल है। या तो यहाँ पर BI स्टैंड फॉर बूटस्ट्रैप आइकन। तो क्लाउड, ट्रैश, पर्सन, एनवलप, थम्सअप। तो जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो उस तरह के आइकन्स आपके क्रिएट हो जाएंगे इसके अंदर। अगेन कलर चेंज करने के लिए हमने वही इनलाइन कोडिंग किया हुआ है, इसकी आप ऊपर क्लास बना के नीचे कॉल कर लीजिएगा। तीसरा आइकन हम लोग देख रहे हैं गूगल आइकन। गूगल आइकन कैसे बनाएंगे, गूगल आइकन्स, टू यूज गूगल आइकन्स एट द फॉलोइंग लाइन इनसाइड द हेड सेक्शन ऑफ योर HTML पेज। तो ये देखिए हम लोग गूगल का ये वाला अपना डालेंगे। तो हम लोग यहाँ पर क्या यूज़ करें, मटेरियल आइकन्स। तो आपको कहाँ जाना होगा, fonts.google.com, और यहाँ से आप क्या चूज़ करेंगे, क्लोज। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिखता है, आइकन्स। और जो भी आइकन आपको यहाँ से चाहिए वो आप यहाँ से गेट कर सकते हो। लेट्स से मुझे सर्च का आइकन यहाँ से लेना है, तो आपको यहाँ पर देखो यूआरएल दिखाई देगी। अब आपको वेबसाइट में लगाना है, एंड्रॉयड में लगाना है, या iOS डिवाइस में आपने लगाना है, तो यहाँ से आप किसी के लिए भी ले सकते हो। इसके बाद में यहाँ से आप इसका कलर वगैरह को चेंज करना चाहते हैं, या फिर बाद में वहाँ जाके CSS चेंज करना चाहते हैं, वो सारे कंट्रोल आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। तो हमने ये देखो लिंक जो है ये लगाया हुआ है अपना, ये हमने यहाँ पर लाके कॉल किया है। और हमने यहाँ से मटेरियल आइकन्स जैसे कि क्लाउड, फेवरेट, अटैचमेंट, कंप्यूटर, ट्रैफिक, इस तरह के सिंबल्स हमने यहाँ पर जनरेट किए हैं इससे, ठीक है। तो यहाँ पर आप जाके देखेंगे आई मटेरियल आइकन। तो यहाँ पर आई टैग के बिटवीन आपको लिखना होता है, इस तरह से आपके आइकन्स बनेंगे। बाकी में क्या है, जो फॉन्ट ऑसम या फिर जो हमने उस बूटस्ट्रैप देखा उसमें यहीं पर लिखा होता है क्लास के अंदर ही, इसमें बिटवीन आई टैग या स्पेन टैग होगा। तो इस तरह से आपके आइकन्स जो होते हैं वो यूज़ होते हैं। आजकल आइकन का काफ़ी ट्रेंड है। कोई भी वेबसाइट या एप्लीकेशन में जब आप जाते हो तो आपको मीनिंगफुल आइकन दिखाई देते हैं। आइकन से क्या होता है, एप्लीकेशन थोड़ा ही कैची हो जाता है। दूसरा बेनिफिट, कम स्पेस में आपका काम निपट जाता है। अब आइकन्स ना हो तो यहाँ पर जैसे व्हाट्सएप अगर हम लोग देख रहे हैं तो आप यहाँ पर लिखोगे कॉल, यहाँ पर आप लिखोगे मैसेज, जगह ज़्यादा कंज्यूम होगी ना नेसेसरी, ये सारी चीज़ें। तो हर जगह पर सिंबल्स का यूज़ होता है आजकल। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे CSS में लिंक्स। विथ CSS लिंक्स कैन बी स्टाइल्ड इन मैनी डिफरेंट वेज। स्टाइलिंग लिंक्स कैन बी स्टाइल्ड विद एनी CSS प्रॉपर्टी लाइक कलर, फॉन्ट फैमिली, बैकग्राउंड एटसेट्रा। सो हम लोग यहाँ पर ए टैग डिफाइन करें, और ए टैग को हम लोग क्या बोलें कि कलर जो है उसका हॉट पिंक हो जाए। सो ये तो हमारा पेज का हो गया। लेकिन अगर हम लोग एग्जाम्पल ओपन करेंगे तो हमारा कलर चेंज हो रहा है। और अगर आप कंट्रोल U प्रेस करते हैं, यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, ए टैग, उसका कलर क्या होना चाहिए, हॉट पिंक। In addition, links can be styled differently depending on what they are in. So the 4 links states are, first stage जो by default होता है हमारा, which is a link. Second, visited होता है। visited में क्या होता है कि a link the user has visited. आप जब Google Chrome के अंदर कोई चीज़ सर्च करते हो सर्च इंजन में, तो फर्स्ट टाइम आपका सर्च क्वेरी आता है ब्लू कलर का, और जब आप टैप कर देते हो तो हो जाता है पर्पल कलर में, विच मीन्स कि वो विजिटेड स्टेट अब नहीं दिखा रहा है। होवर, जब लोग माउस लेके जाते हैं, अ लिंक व्हेन यूजर माउसेस ओवर इट, एंड एक्टिव, अ लिंक द मोमेंट इट इज क्लिक्ड, यानी कि जब वो प्रेस हो रहा है वो आपकी एक्टिव स्टेट होती है। तो इस एग्जांपल में हम लोग 4
टाइप बना रहे हैं यहाँ पर। पहला आप देख रहे हैं अनविजिटेड लिंक, यानी कि जिसको बोलते हैं ए लिंक। दूसरा क्या है, विजिटेड लिंक, जिसको हम लोग लिखते हैं ए विजिटेड। तीसरा क्या है, जब यूज़र माउस ओवर करेगा, ए होवर। एंड फोर्थ है हमारा सेलेक्टेड लिंक, जिसको हम बोलते हैं ए एक्टिव। ठीक है, तो हम लोग चार कौन कौन से कलर है, रेड, ग्रीन, हॉट पिंक एंड ब्लू। ध्यान रखना सीक्वेंस यही होना चाहिए, ऊपर नीचे कर दोगे काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ओपन एग्जाम्पल पर क्लिक करेंगे तो डिफ़ॉल्ट हमारा लिंक का कलर क्या है, रेड। माउस ओवर पर हॉट पिंक क्लिक किया तो ब्लू, रिलीज़ कर दिया तो ग्रीन। चारों लिंक के कलर आपको दिखाई दिए। ये स्टेज एक ही बार आएगी, उसके बाद में फिर आपको विजिटेड दिखाई देगी, क्योंकि हमने यही सेट किया ना। विजिटेड का कलर क्या होगा, ग्रीन होगा ना। ये देखो। So, when setting the style for several link state, there are some order rules. A hover must come after a link or a visited. A link और a visited से पहले अगर होवर डालोगे तो होवर स्टेज काम नहीं करेगी। इसी तरह से एक्टिव मस्ट कम आफ्टर ए होवर, यानी कि होवर के बाद में एक्टिव आता है। ऊपर नीचे कर देंगे तो काम नहीं करेगा। नेक्स्ट बात करेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन यानी कि लिंक का जो हमारा अंडरलाइन वगैरह का जो सिस्टम होता है। द टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी इज मोस्टली यूज टू रिमूव अंडरलाइंस फ्रॉम लिंक्स। तो ए लिंक जब हमारा पहली बार लिंक बने तो अंडरलाइन नहीं होना चाहिए, विजिटेड पर भी नहीं होना चाहिए, माउस ओवर पर अंडरलाइन होना चाहिए और एक्टिव पर अंडरलाइन होना चाहिए। चलिए ट्राई करेंगे। तो डिफ़ॉल्ट कोई अंडरलाइन नहीं है, माउस ओवर पर अंडरलाइन है, क्लिक करेंगे तो भी अंडरलाइन है, लेकिन रिलीज़ कर देंगे तो अंडरलाइन रिमूव। नेक्स्ट, बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी कैन बी यूज टू स्पेसिफाई अ बैकग्राउंड कलर फॉर लिंक्स। तो हम ए लिंक में सेट करें बैकग्राउंड कलर डिफ़ॉल्ट येलो। यूज़र विजिट कर चुका होगा तो वो सियान कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। माउस ओवर करेगा तो लाइट ग्रीन और क्लिक करेगा तो एक्टिव, सॉरी हॉट पिंक। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, जूम करेंगे इसको एंड रिलीज करने पर आपका डिफ़ॉल्ट। Next, link buttons. This example demonstrate a more advanced example where we combine several CSS property to display links as boxes or buttons. So अगर आप चाहते हो कि आपका टेक्स्ट एक बटन की तरह डिस्प्ले हो तो आपने क्या लिखा है यहाँ पर, अ लिंक और कॉमा अ विजिटेड। हमने क्या करा, कॉमा लगा के लिखा है। कॉमा लगा के जब हम लोग लिखते हैं इसको बोलते हैं ग्रुप सेलेक्टर, यानी कि हम दोनों स्टेज का एक जैसा कंट्रोल डाल रहे हैं कि अगर पहली बार अगर देख रहा है विजिटर तो भी ऐसा ही दिखाई दे, और विजिट करके आए तब भी सेम दिखाई दे। जनरली वेबसाइट में यही प्रैक्टिसेस यूज़ होती हैं। तो हमने बैकग्राउंड कलर अपना डिफाइन किया, कलर डिफाइन किया, पैडिंग डिफाइन किया, टेक्स्ट का अलाइनमेंट, यहाँ से हमने टेक्स्ट डेकोरेशन और डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक। माउस ओवर करेंगे तो सिर्फ बैकग्राउंड कलर अपना चेंज होगा। क्लिक करिए, ठीक है। इस तरह से आप बना सकते हैं अपना। नेक्स्ट, मोर एग्जाम्पल्स, जैसे कि A.1, A.1, A.1 तीनों में लिंक विजिटेड ओवर अलग अलग है। इसी तरह से 2 में डिफरेंट है, 3 में डिफरेंट है, 4 में डिफरेंट है, 5 में डिफरेंट है। चलाइए। तो किसी में हम लोग साइज बदल रहे हैं, किसी में हम लोग बैकग्राउंड कलर डाल रहे हैं, किसी में हम लोग फॉन्ट बदल रहे हैं। यही किया ना हमने। जैसे यहाँ पर फॉन्ट फैमिली चेंज हो जाए, यहाँ पर बैकग्राउंड कलर चेंज होगा, यहाँ पर साइज चेंज होगा, यहाँ पर कलर चेंज होगा, यहाँ पर डेकोरेशन चेंज होगा। अनदर एग्जाम्पल टू हाउ टू क्रिएट लिंक बॉक्सेस बटन्स। तो हमने क्या करा, आउटलाइन मोड में बनाया हुआ है इस बार, और माउस जैसे जा रहा है तो हमारा जो आउटलाइन है वो फिल हो जा रहा है, और जो बैकग्राउंड है वो टेक्स्ट में हमारा डिस्प्ले हो रहा है, कलर है ना, इस तरह से। तो क्या किया हमने इसमें, लिंक विजिटेड में बैकग्राउंड कलर को रखा है वाइट, कलर रखा है ब्लैक टेक्स्ट का, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, पैडिंग 10-20, 10 मतलब टॉप बॉटम, 20 मतलब लेफ्ट राइट, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट डेकोरेशन एंड डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक। और होवर और एक्टिव पर हम क्या कर रहे हैं, ग्रीन कलर बैकग्राउंड में और टेक्स्ट का कलर वाइट, इन्वर्ट कर दिया हमने एक तरह से। नेक्स्ट आप यहाँ देखेंगे कि हमारे कर्सर के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। दिस एग्जाम्पल डेमोन्स्ट्रेट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्सर कैन बी यूजफुल फॉर लिंक्स।
तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका कर्सर होता है वो होता है ऑटो, ये जो हम लोग देख रहे हैं ये क्या है, ऑटो। क्रॉस हेयर यानी कि प्लस का सिंबल आएगा बना हुआ, आप इसको चला के देख सकते हैं, यहाँ पे जूम कर लेंगे इसको तो वेट पर देखो लोडिंग का सिंबल आ रहा है, डब्ल्यू रिसाइज मतलब वेस्ट रिसाइज, टेक्स्ट कर्सर का सिंबल आएगा, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ, प्रोग्रेस, पॉइंटर, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ, मूव, हेल्प, ई रिसाइज, ईस्ट में रिसाइज, डिफ़ॉल्ट, क्रॉस हेयर, दिखाई दे रहा है प्लस का सिंबल, एंड ऑटो। तो इस तरह से हमारे कर्सर के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, बट जनरली जो सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ती है वो आती है पॉइंटर की, क्योंकि जब भी हम लोग किसी शेप को बटन में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग लिखते हैं कर्सर पॉइंटर, ताकि हैंड का सिंबल आए। अब बटन के ऊपर डिफ़ॉल्ट कर्सर आएगा तो यूज़र कंफ्यूज होगा ना कि बटन केवल है कि नहीं है, इसलिए लगाते हैं इसको। लिंक्स के बाद हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है लिस्ट। लिस्ट आप लोग पढ़ के आ चुके हो ऑलरेडी, अंडर जो हम लोग यूएल लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट जो पढ़ते हैं वही चीज़ है। CSS list, HTML list and CSS list properties. In HTML there are two main types of list, unorder list and order list. Unorder मतलब the list item are marked with bullets, and order list मतलब the list item are marked with number or letters. The CSS list property allows you to set different list item markers for order list, set different list item markers for unorder list, set an image as the list item marker, add background color to list and list items। यानी कि HTML के अंदर जब हम लोग सीख के आए हैं तो वहाँ पर हम लोग अनऑर्डर को डिस्क, स्क्वायर, सर्कल कर लेते हैं, और जो ऑर्डर वाला होता है उसमें हम लोग डेसिमल, लोअर अल्फ़ा, लोअर रोमन, अपर रोमन ये ट्राई करते हैं। बट विद द हेल्प ऑफ CSS आप इससे एडिशनल तो कर ही सकते हो, प्लस उनकी जगह पर आप इमेज भी अपनी खुद की कस्टम को ही डाल सकते हो। सो डिफरेंट लिस्ट आइटम मार्कर्स, the list style type property specifies the type of the list item marker. The following example shows some of the available list item marker. So ul टैग हुआ डॉट ए, हमने इसको क्या टाइप दिया है, सर्कल। ए बोले तो यहाँ पर ए क्लास, ठीक है, ये ए लिंक बी लिंक वो नहीं है, एंकरिंग की बात नहीं हो रही है। दूसरा हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं बी वाला जो हमारा यूएल है उसके अंदर स्क्वायर। इस तरह से OL जो है हम लोग उसके अंदर ट्राई कर रहे हैं अपर रोमन, और डी वाले में कर रहे हैं लोअर अल्फ़ा। ट्राई करके देखिए क्या दिखाई दे रहा है, सर्कल, स्क्वायर, अपर रोमन, लोअर अल्फ़ा, और यही आपने सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर डिफाइन की हैं। ये देखिए लोअर अल्फ़ा, अपर रोमन, स्क्वायर एंड सर्कल, ठीक है। तो ये CSS से हम लोग कैसे चेंज करें, हमने CSS में लिखा लिस्ट स्टाइल टाइप। अगर आपको कहीं पर नहीं चाहिए तो लिखते हैं नन, ठीक है। नन की ज़रूरत कब आती है, जब हम लोग नैप बार बनाएंगे अपना, आगे चल के उसको आपका टेम्पलेट स्टार्ट हो जाएगा ना। सम ऑफ द वैल्यूज आर फॉर अनऑर्डर लिस्ट एंड सम ऑफ फॉर ऑर्डर लिस्ट। तो हमने दो ऑर्डर के लिए ट्राई किए, दो अनऑर्डर के लिए ट्राई किए। नेक्स्ट, एन इमेज एज द लिस्ट आइटम मार्कर। तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं लिस्ट स्टाइल इमेज। पहले क्या था, लिस्ट स्टाइल टाइप। लिस्ट स्टाइल इमेज प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज एन इमेज एज द लिस्ट आइटम मार्कर। तो हमने यहाँ पर लिखा है लिस्ट स्टाइल इमेज में इमेजेस स्लैश हार्ट की इमेज हमें लगानी है। हमने यहाँ से ओके किया, देखो कॉफ़ी, टी, कोको कोला के आगे क्या लिखा रहा है, हार्ट का सिंबल, है ना। तो ये आपका इमेज लग गया। तो बस आपको क्या करना है, लिस्ट स्टाइल टाइप इमेज, URL में इमेज स्लैश जो भी आपकी इमेज है वो आपको बताना है। इसमें रिपीट या नो रिपीट का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि हम बैकग्राउंड में नहीं डाल रहे ना, तो रिपीट नो रिपीट कुछ नहीं आएगा इसमें। नेक्स्ट आता है पोजीशन द लिस्ट आइटम मार्कर। आप यहाँ देख सकते हैं एक में लिस्ट आइटम कहाँ पर है और दूसरे में हम कहाँ देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं इनसाइड और आउटसाइड। तो द लिस्ट स्टाइल पोजीशन प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज द पोजीशन ऑफ द लिस्ट item markers bullet point. So list style position outside means that the bullet points will be outside the list item. The start of each line of a list item will be aligned vertically. This is default. Outside आपका default होता है। List style type
यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हुई है। पोजीशन लिस्ट स्टाइल पोजीशन जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं इनसाइड मीन्स दैट द बुलेट पॉइंट्स विल बी इनसाइड द लिस्ट आइटम एज इट इज़ अ पार्ट ऑफ द लिस्ट आइटम एंड विल बी पार्ट ऑफ द टेक्स्ट एंड पुश द टेक्स्ट एट द स्टार्ट। तो ये हमने पेज के अंदर देख लिया विजुअली क्या डिफरेंस है, एक में बुलेट्स बाहर एक में बुलेट्स अंदर है। तो इसका हमने प्रॉपर्टी ये डिफाइन किया लिस्ट स्टाइल पोजीशन इनसाइड एंड आउटसाइड, और आप यहाँ डिफरेंस देख सकते हैं, एक में हमारा अंदर आ रहा है एक में हमारा बाहर दिखाई दे रहा है। तो हमने कोई पैडिंग वैडिंग नहीं दिया, इसको खुद से ही चलता है अपने आप, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, रिमूव डिफ़ॉल्ट सेटिंग। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, आपके यूएल टैग में मार्जिन और पैडिंग होता है जिसकी वजह से वो अंदर की तरफ दिखाई देता है हमें, है ना। सो द लिस्ट स्टाइल टाइप नन प्रॉपर्टी कैन ऑल्सो बी यूज टू रिमूव द मार्कर्स और बुलेट्स। Note that the list also has default margin and padding. To remove this, add margin 0 and padding 0 to UL or OL. तो यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे UL स्टाइल टाइप नन, मार्जिन 0 एंड पैडिंग 0। और जब आप देखें तो ये देखो ये डिफ़ॉल्ट होता है, ये देखो अब लेफ्ट आ गया बिल्कुल। तो मार्जिन पैडिंग को आपने एलिमिनेट करना पड़ेगा इस केस के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे लिस्ट की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। तो लिस्ट स्टाइल लिखिए ओनली, टाइप लगातार बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने लिखा यूएल लिस्ट स्टाइल क्या होना चाहिए, स्क्वायर, पोजीशन क्या होनी चाहिए इनसाइड, और इमेज कौन सी चाहिए हमें। तो यहाँ पर आप जाके देखेंगे काम कर रहा है, ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी हुई। When using the shorthand property, the order of the property values are list style type, पहले आता है टाइप, फिर आता है पोजीशन, फिर आता है इमेज। ये सीक्वेंस ब्रेक नहीं करेंगे आप, ठीक है। If a list style image is specified, the value of this property will be displayed if the image for some reason cannot be displayed. तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो हमने हर्ट की इमेज लगाई हुई है बट साथ में स्क्वायर भी लिखा है। तो ये क्या है, फॉल बैक, इमेज ना चले तो ये चले, खाली ना जाए। नेक्स्ट क्या है, लिस्ट स्टाइल पोजीशन स्पेसिफाइज वेदर the list item marker should appear inside or outside the content flow. Third, image. Specify an image as a list item marker. If one of the property values above is missing, the default value for the missing property will be inserted in any. Styling list with color. We can also style list with color to make them look a little more interesting. Anything added to the OL or UL tag affects the entire list, while properties added to the li tag will affect the individual list item. So अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर OL का हमने बैकग्राउंड कलर डिफाइन किया और पैडिंग डिफाइन किया है। सिमिलरली हमने UL में डिफाइन किया और यहाँ पर हमने इसको भी पैडिंग ऑफर किया हुआ है। फिर हमने बोला OL के अंदर जो li है उसकी प्रॉपर्टी ये हो जाए, UL के अंदर जो li है उसकी प्रॉपर्टी कुछ इस तरह की हो जाए। और जब आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो डिफरेंस देख पा रहे हैं। इस तरह से हम लोग अपना स्टाइल कर सकते हैं चीज़ों को। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टेबल। तो टेबल पढ़ाया था ना, टेबल TR, TD, T हेड, T बॉडी, कैप्शन। Tables are a fundamental part of web design and CSS can be used to style them in a variety of ways. The look of an HTML table can be greatly improved with CSS. CSS से बड़े amazing result लेके आ सकते हैं आप इसके अंदर। So open example, click here. So आप यहाँ देख सकते हैं हमारा टेबल माउस ओवर पर कलर भी चेंज कर रहा है, प्लस यहाँ पर हमें अल्टरनेट सेल का कलर भी डिफरेंट आ रहा है, प्लस टेबल के हेड का कलर हम लोग अलग देख पा रहे हैं। तो हमने इसका एक नाम रखा है द फैंसी टेबल। कंट्रोल यू अगर हम लोग प्रेस करें तो हमने यहाँ पर देखो कुछ CSS लिखा। क्या है CSS? टेबल को हमने एक आईडी ऑफर किया जिसका नाम है कस्टमर्स। कस्टमर्स के अंदर हमने लिखा है फॉन्ट फैमिली एरियल, हेल्वेटिका एंड सैंस सेरिफ, यानी कि अगर दोनों में से कोई भी ना हो तो ये चल जाए और नहीं तो एरियल बाय डिफ़ॉल्ट चलेगा। एरियल नहीं होगा तो हेल्वेटिका, दोनों नहीं हुए तो सैंस सेरिफ। ये तो हम समझ में आ गया। अब इसका आपको इंपॉर्टेंस पता है क्यों लगा के लिखना चाहिए मल्टीपल ज़्यादा से ज़्यादा, कि कभी फॉन्ट मिसिंग हो तो दूसरा चले। बॉर्डर कलेप्स में, कलेप्स हम लोगों ने यहाँ डिफाइन किया। बॉर्डर कलेप्स क्या करता है, बाय डिफ़ॉल्ट जब हम लोगों ने HTML पढ़ा था तो टेबल के अंदर सेल पैडिंग और स्पेसिंग होती है जो कि 2 और 1 होती है। तो ये सेल स्पेसिंग को ख़त्म करता है बॉर्डर कलेप्स।
तीसरा हमने क्या डिफाइन किया, टेबल की विड्थ फुल स्क्रीन होनी चाहिए, यानी कि 100%, यानी कि अगर मैं जूम कर रहा हूँ तो भी ये ऐसा आना चाहिए, और अगर मैं जूम आउट कर दूँ तो भी ये फुल स्क्रीन ही होना चाहिए, है ना। इसके बाद हमने क्या लिखा, कस्टमर्स के अंदर जो टी है, यानी कि टेबल में जो आईडी हमारी कस्टमर्स में जो टी है और जो टी है उसकी बॉर्डर डिफाइन करो 1 पिक्सल और पैडिंग डालो उसमें 8 पिक्सल का। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे आपको बॉर्डर दिखाई दे रहा है लाइट कलर का एक। नेक्स्ट हमने इसमें डिफाइन किया हुआ है यहाँ पर जो टी है, तो टी में हमने लिखा है nth चाइल्ड, यानी रो के अंदर जो मेरा चाइल्ड है, चाइल्ड के अंदर मैंने लिखा है इवन, यानी कि जैसे कि 2, 4, 6, 8, तो उसका कलर क्या होगा बैकग्राउंड का, DDD। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इवन पर हमारा क्या हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है। देखो इसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये टी हेड का पार्ट है, टी बॉडी से करेंगे तो 0 सॉरी 1 2 3 4, तो हमने सेकेंड बार हर इवन नंबर पे क्या दिया है, DDD कलर दिया है। तो इवन नंबर का आपका कलर जैसे जैसे आप नए नए रो बनाते हो अपना कलर बदलता रहेगा खुद से। नेक्स्ट हमने यहाँ पर डिफाइन किया जो TH है हमारा, जिसको हम लोग हेडिंग बोलते हैं, उसमें पैडिंग और बैकग्राउंड कलर वगैरह कुछ इस तरह का है। देखो टी हेड हमने यहाँ डिफाइन किया और यहाँ से हमारा टी बॉडी है इसके अंदर। तो इस तरह से आप अपने CSS की मदद से फैंसी टेबल क्रिएट कर सकते हो, और जनरली डेटा एनालाइज वगैरह करने के लिए हम लोग इसका सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। और आपको मैंने बूटस्ट्रैप थ्योरी में लिख के तो दिखाया है कैसे बनता है, तो जब बूटस्ट्रैप सीखोगे तब आप समझ जाएंगे कौन कौन सी क्लासेस के लिए चलती है। फिलहाल मैंने आपको क्लास दिखा दी क्या लगा हुआ है। चलिए तो अब 1 बाय 1 समझते हैं सब चीज़ों को। पहला आता है टेबल बॉर्डर। टू स्पेसिफाई टेबल बॉर्डर्स इन CSS यूज दी बॉर्डर प्रॉपर्टी। ठीक है, बॉर्डर पढ़ चुके हैं हम लोग, बॉर्डर भी पढ़ लिया, आउटलाइन भी पढ़ लिया हम लोगों ने, वही चलेगा। द एग्जाम्पल बिलो स्पेसिफाइज अ सॉलिड बॉर्डर फॉर टेबल TH एंड TD एलिमेंट्स। तो टेबल होता है कंटेनर, TH होता है आपका हेडिंग, TD होता है आपका सेल्स एंड डिस्क्रिप्शंस के लिए। तो आप यहाँ देखेंगे ये हमारा इस तरह से कुछ दिखाई देगा। क्या लिखा है हमने, 1 पिक्सल सॉलिड एंड ब्लैक। तो आपको बाय डिफॉल्ट देख रहे हो डबल बॉर्डर दिखाई दे रहा है, इसी को अपन बॉर्डर कलेप्स से कलेप्स करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें फुल विड्थ टेबल। द टेबल अबव माइट सीम small in some cases. If you need a table that should span the entire screen means full width, add width 100% to the table element. अब आप क्या देखते हैं, टेबल की width 100% हो चुकी है। नेक्स्ट डबल बॉर्डर्स की बात करते हैं। नोटिस दैट द टेबल इन द एग्जाम्पल अबव हैव डबल बॉर्डर्स। दिस इज बिकॉज बोथ द टेबल and the TH and TD elements have separate borders. To remove double borders, take a look at the example below. Collapse table borders. So property लिखेंगे CSS में border collapse property sets whether the table border should be collapsed into a single border. तो border collapse में collapse, अब आपका जो border है वो single हो जाएगा। ठीक है, यानी कि padding खत्म। Next, if you want a border around a table, only specify the border property for table tag, not for TH and TD. तो आपको आउटर में बॉर्डर मिलेगा इस तरह से, इनर में नहीं दिखाई देगा आपको। बात करते हैं बाकी की प्रॉपर्टीज। तो 19.1 CSS टेबल साइज। टेबल विड्थ एंड हाइट। द विड्थ एंड हाइट ऑफ अ टेबल आर डिफाइंड बाय द विड्थ एंड हाइट प्रॉपर्टीज। The example below sets the width of the table to 100% and the height of THA elements to 70 pixels. तो हमने टेबल टैग अलग, TH टैग अलग डिफाइन किया, और यहाँ से हम लोग देखेंगे तो TH की आपकी हाइट ज़्यादा दिखाई दे रही है टेबल हेडिंग की, और टेबल की विड्थ हमने कितनी डाली है 100%। टू क्रिएट अ टेबल दैट शुड ओनली स्पैन हाफ द पेज यूज विड्थ 50%। तो अब आप देखो टेबल की विड्थ स्क्रीन का हाफ दिखाई देगी आपको। ये था विड्थ एंड हाइट। नेक्स्ट टेबल के अलाइनमेंट की बात करते हैं। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। द टेक्स्ट लाइन प्रॉपर्टी सेट द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट लाइक लेफ्ट, राइट और सेंटर ऑफ द कंटेंट इन TH और TD। बाय डिफॉल्ट द कंटेंट ऑफ TH एलिमेंट आर सेंटर लाइन एंड द कंटेंट ऑफ TD एलिमेंट आर लेफ्ट लाइन। टू सेंटर लाइन द कंटेंट ऑफ TD एलिमेंट्स एज वेल यूज द टेक्स्ट लाइन सेंटर। तो TD हमने यहाँ पर लिखा है टेक्स्ट लाइन सेंटर। यहाँ पर आप जाएंगे, अब आपको मैटर कहाँ दिखाई दे रहा है, सेंटर में। हमने क्या लिखा, कंट्रोल U करके देखिए, TD
टेक्स्ट लाइन सेंटर, तो हमें टीडी एक एक टीडी पे जाके डालने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप सीएसएस यूज़ नहीं करोगे, आपको एचटीएमएल का एट्रीब्यूट हर टीडी पे लगाना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा लगेगी। नेक्स्ट, to left align the content, force the alignment of th elements to be left aligned with the text align left property। अब आप यहाँ देखेंगे आपका जो th है वो लेफ्ट में आपको डिस्प्ले होगा। vertical alignment, the vertical align property sets the vertical element like top, bottom or middle of the content in th or td। by default the vertical alignment of the content in a table is middle for both th and td elements। The following example sets the vertical alignment to bottom for TD elements। तो CSS में हम लोग यहाँ पे एक प्रॉपर्टी ट्राई करें, वर्टिकल अलाइन बॉटम। लास्ट क्लास में वर्टिकल अलाइन पढ़ा था, तो मैंने आपको बोला था वो टेक्स्ट पर ही काम करता है, या फिर अब वो आपका दूसरे का टेबल में काम कर रहा है। अब आप यहाँ चला के देखिए, तो वर्टिकल अलाइनमेंट हमने क्या बोला, बॉटम, तो देखो सब बॉटम हो गया एक बार में। ठीक है, तो किसको बोला मैंने, TD को, तो सिर्फ TD को उसने चेंज किया है, ना कि TH को। ठीक है, तो ये था आपका अलाइनमेंट से रिलेटेड। नेक्स्ट आएगा टेबल स्टाइल से रिलेटेड। टेबल स्टाइल यानी कि पहले बात करेंगे टेबल पैडिंग। टू कंट्रोल द स्पेस बिटवीन द बॉर्डर एंड द कंटेंट इन अ टेबल यूज द पैडिंग प्रॉपर्टी ऑन टीडी एंड टीएच एलिमेंट्स। हेलो, तो हमने यहाँ पे क्या डिफाइन किया, पैडिंग 15 और टेक्स्ट का अलाइनमेंट लेफ्ट। तो आप यहाँ देखेंगे टेबल अब पहले से देखो स्पेशियस दिखाई दे रहा है, पहले काफ़ी कंजस्टेड सा दिखाई दे रहा था हमें। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल डिवाइडर, ऐड द बॉर्डर बॉटम प्रॉपर्टी टू टीडी एंड टीएच फॉर हॉरिजॉन्टल डिवाइडर। हमने लिखा है बॉर्डर बॉटम 1 पिक्सल, सॉलिड एंड लाइट शेड ऑफ ग्रे। अब आपको टेबल से बॉटम बॉर्डर जैसे बॉटम से मिलेगा इसमें। नेक्स्ट, होवरेबल टेबल, हम चाहते हैं जब टीआर या टीडी को जब माउस ओवर करें तो एंटायर रो का कलर चेंज हो। तो टीआर पे हमने क्या लिखा, होवर, बैकग्राउंड कलर हमारा कोरल हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्राइप टेबल्स, यानी कि मैं चाहता हूँ हर एक रो को छोड़ के दूसरे रो का कलर डिफरेंट हो। तो फॉर जेब्रा स्ट्राइप टेबल यूज द nth चाइल्ड सेलेक्टर एंड एड अ बैकग्राउंड कलर टू ऑल इवन या चॉइस आपकी और टेबल्स रो। हमने यहाँ पर nth चाइल्ड में ट्राई किया है इवन, तो हर इवन नंबर पर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16 उन पर आपका कलर जो होगा वो कोरल कलर दिखाई देगा। तो इस तरह से आप यहाँ देखेंगे आपका कलर डिफरेंट। नेक्स्ट, एंटायर टेबल का कलर चेंज करना चाह रहे हैं, तो टेबल कलर हम देखेंगे, एग्जाम्पल बिलो स्पेसिफाइज द बैकग्राउंड कलर ऑफ द कलर एंड टेक्स्ट कलर ऑफ टीएच एलिमेंट। तो हमने टीएच को बैकग्राउंड कलर यहाँ डिफाइन किया है, तो आप देखेंगे टेबल हेडर का कलर आपको डिफरेंट मिलेगा। अब आपको समझ में आया जो हमने फैंसी टेबल का एक कंबाइन आउटपुट देखो कैसे आया स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं, टेबल को रिस्पॉन्सिव कैसे बनाएं। सो रिस्पॉन्सिव टेबल विल display a horizontal scroll bar if the screen is too small to display the full content। add a container link, ठीक है, यानी कि div, तो लिंक है ये लाइक होगा, यहाँ पर गलत है, लाइक div with overflow x is auto। ठीक है, अराउंड द टेबल एलिमेंट टू मेक इट रिस्पॉन्सिव। तो हमने यहाँ पर टेबल को क्या करा है, div के अंदर डाला हुआ है, क्या लिखा है, ओवरफ्लो x, मतलब हॉरिजॉन्टल ऑटो हो जाए। ओपन करेंगे, ये हमारे पास एक टेबल है जिसमें फर्स्ट, लास्ट और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स इस तरह से बने हुए हैं। तो अगर हम लोग लार्ज स्क्रीन पर देख रहे हैं तो ये बढ़िया दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर हम मोबाइल पर जाते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये एक तो जूम आउट हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी आप ऐसे देखो तो स्क्रॉलिंग आ रही है हमारी, तो वो जूम आउट इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने जब वो लिखा होगा तो उसके अंदर मैंने व्यू पोर्ट नहीं डाल रखा होगा, इसलिए ऐसा आ रहा है वो। ठीक है, तो ये आपका स्क्रॉलिंग इस तरह से वर्क करेगा। तो पेज में स्क्रॉलिंग नहीं होनी चाहिए, कंटेंट में स्क्रॉलिंग होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है डिस्प्ले। इसमें इतना ही था, कुछ और भी था, बस इतना। हाँ, इन OS X लाइन ऑन मैक स्क्रॉल बार आर हिडन बाय डिफॉल्ट
and only shown when being used even though overflow scroll is set. So अब एप्पल के अंदर अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम लाइन की बात करेंगे तो बहुत आउटडेटेड हो गया, तो अपने को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अब तो लेटेस्ट हम लोग बहुत आगे जा चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा डिस्प्ले। कुछ प्रॉपर्टीज़ हिल गई हैं हमारी, ज़रा इसको सही कर लेते हैं और इस लोकेशन को हम लोग ओपन कर लेंगे VS कोड के अंदर। डिस्प्ले वाला पार्ट देख रहे थे ना हम लोग, डिस्प्ले 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 किधर गया हमारा, यहाँ पर। सो एक तो यहाँ पर आई लग गया है बाय मिस्टेक, इसको सही करिए। दूसरा हम लोग डिव क्लास से बाहर निकल गए हैं, अब ये ठीक है। ब्राउज़र में आइए, रिलोड करिए, ठीक हो गया। चलिए CSS layout, the display property. The display property is the most important CSS property for controlling layout, ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाली है। The display property is used to specify how an element is shown on a web page. Every HTML element has a default display value depending on what type of element it is. The default display value of most element is block or inline. The display property is used to change the default display behavior of HTML element. तो ब्लॉक क्या होता है, जो एलिमेंट हर बार एक नई लाइन प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि हेडिंग, जैसे कि पैराग्राफ, है ना, तो ये क्या करते हैं, नई लाइन बनाते हैं। इनलाइन जैसे कि आपने लिखा इमेज, आप मल्टीपल इमेज कॉल कीजिए तो इमेज एक ही लाइन में कंटिन्यू रहती है आपकी, है ना, तो ये आपके इनलाइन हुए। सो ब्लॉक लेवल एलिमेंट में कौन कौन से हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, और ब्लॉक लेवल एलिमेंट ऑलवेज स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन एंड टेक्स अप द फुल अवेलेबल विड्थ, ठीक है। जैसे मान लो आपने कोई पैराग्राफ बनाया तो पूरी एंटायर स्क्रीन को कवर करेगा, अगर मैं बैकग्राउंड कलर डालूंगा तो थ्रू आउट स्क्रीन दिखाई देगा, चाहे आपने उसमें लिखा दिस इज अ पैराग्राफ। सो width available stretches out to the left and right as far as it can। अब मान लो मेरी स्क्रीन अगर इतनी बड़ी है तो पूरी width लेगा, अगर इतना है तो इतना लेगा पार्ट, है ना। तो कौन कौन से टैग हैं, एड्रेस, आर्टिकल, असाइड, ब्लॉक कोड, कैनवस, DD, div, DL, DT, फील्ड सेट, फिगर कैप्शन, फिगर, फुटर, फॉर्म, H1 to H6, हेडर टैग, HR, LI, मेन, nav, नो स्क्रिप्ट, OL, पैराग्राफ, प्री, सिलेक्शन, टेबल, टेबल फुटर, UL एंड वीडियो। अगर आप इन टैग का इस्तेमाल करोगे तो ये अपने आप नई लाइन खुद बना लेंगे, आपको कोई बना के आने की, BR लगाने की या एंटर लगाने की ज़रूरत नहीं है। इनमें से मुझे बताओ कौन सा टैग नहीं पड़ा है हमने, ध्यान से देखो। लग रहा है सलीम कोई टैग, सारे सुने हुए लग रहे हैं ना, है ना सबका। टी फुटर, जैसे टेबल का वो टी हेड होता है ना, वैसे टी फुटर होता है। तो हमारे में हमने फुटर कभी बनाया नहीं, इसलिए आया नहीं उसके अंदर। तो आपने टी फुटर के अंदर भी वही चलता है अपना TRTD, ठीक है। जैसे टी बॉडी होता है वैसे टी फुटर, टी हेड। तो टी फुट आपको लिखना होता है, फुटर पूरा नहीं लिखते हम लोग, ठीक है। अब इनलाइन की बात करते हैं। एन इनलाइन एलिमेंट डज नॉट स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन एंड ओनली टेक्स अप एज मच विड्थ एज नेसेसरी। यानी कि अगर आपने लिखा, जैसे स्पैन टैग जो होता है वो इनलाइन का वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। सो यहाँ पर आप देखोगे दिस इज एन इनलाइन स्पैन एलिमेंट इनसाइड अ पैराग्राफ। तो आप देख रहे हो उसने नया लाइन नहीं बनाया, पैराग्राफ के अंदर मैंने स्पैन को बॉर्डर दिया, तो देखो पैराग्राफ के अंदर ही मुझे दिखाई दे रहा है वो, है ना। एग्जाम्पल ए टैग हम लोग अगर लिखते हैं तो एक ही लाइन में चलते रहते हैं। एब्रीब्रेशन, एक्रोनियम, ये मैंने टेक्स्ट प्रॉपर्टी में आपको पढ़ाए थे। बोल्ड, बाई डायरेक्शनल टेक्स्ट, बिग, BR, बटन, साइट, कोड, डेफिनेशन, EM, आई टैग, इमेज, इनपुट, KBD, लेबल, मैप, ऑब्जेक्ट, आउटपुट, क्यू टैग,
सैम्पल, स्क्रिप्ट, सेलेक्ट, स्मॉल, स्पैन, स्ट्रॉन्ग, सब, सुपर, टेक्स्ट एरिया, टाइम, टीटी एंड बीआर, ये सब आपके इनलाइन है। फॉर्म पूरा इनलाइन होता है जब आप बीआर लगा लगा के बनाते हो ना उसको। इसमें एक आया यहाँ पर कहीं पर हमने एक पढ़ा मैप, याद है क्या बनाया था? इमेज मैप। इमेज के ऊपर अगर आपको शेप के अकॉर्डिंग लिंक अगर बनाने हो, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे टैग की लिस्ट, कौन कौन से टैग है हमारे ब्लॉक और कौन से हमारे इनलाइन। इंटरव्यू में पूछा जाता है, पता होना चाहिए आपको। तो इसका नंबर क्या था? 21 पर आइए, बात करते हैं यहाँ पर मैक्स विड्थ। तो ये भी हम लोग वैसे पढ़ चुके हैं मैक्स विड्थ क्या होता है। सो यूजिंग विड्थ एंड मैक्स विड्थ एंड मार्जिन ऑटो, a block label element always takes up the full width available, stretch out to the left and right as far as it can. Setting the width of a block label element will prevent it from stretching out to the edges of its container. Then you can set the margin tool auto to horizontally center the element within its container. The element will take up the specified width and the remaining space will be split equally between the two margins. So जैसे कि हमें पता है कि अगर मैं पैराग्राफ डालूंगा, अगर मैं ये डिव टैग का इस्तेमाल करूँगा तो डिव लिखते हुए पूरी विड्थ लेगा स्क्रीन की। हमने अपने डिव को बोला 600 पिक्सल की विड्थ लो और उसको क्या बोला, मार्जिन ऑटो कर लो। तो मार्जिन ऑटो जब हमने बोला और विड्थ को बोला 600 पिक्सल, तो उसने क्या करा, जो रिमेनिंग हमारा विड्थ बचा उसने उसको 50-50% लेफ्ट और राइट दोनों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। नोट द प्रॉब्लम विद द div above occurs when the browser window is smaller than the width of the element. The browser then adds a horizontal scroll bar to the page. यानी कि इसके केस में क्या होगा, आपकी स्क्रॉलिंग आ जाएगी ऊपर वाले के। अब हम लोग यहाँ बात करते हैं यूज मैक्स विड्थ इंस्टेड। In this situation will improve the browser handling for small windows. This is important when making a site usable on small devices. So यहाँ पर हमने क्या करा, हमने इसको बोला मैक्स विड्थ, ठीक है। टिप, resize the browser window to less than 600 pixels wide to see the difference between the two divs. चलो तो इसको छोटा करते हैं। तो नीचे वाले के केस में आपने क्या देखा कि अगर स्क्रीन छोटा हुआ तो ऑटोमेटिकली मेरा डिव भी छोटा होता चला गया, लेकिन अगर स्क्रीन बड़ी है तो 600 पिक्सल से ज़्यादा वो बड़ा नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन ऊपर वाले के केस में क्या हुआ कि हमने विड्थ लॉक की हुई है, तो आपका छोटा ना हो के वो क्या हुआ, ऐसे स्क्रॉल होके बाहर निकल गया। समझ आया? तो इसकी प्रॉपर्टी हमने नीचे लिखी है एग्जाम्पल 1, यानी कि ये विड्थ कितना है 500, मार्जिन ऑटो, और ये हमने इसकी थिकनेस अप्लाई की है। दूसरे हमने क्या लिखा है, मैक्स विड्थ, ठीक है, और मार्जिन ऑटो। तो विड्थ की जगह पे क्या लिख दिया, मैक्स। अब अगर हम लोग यहाँ देखें इन दोनों को, आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने स्क्रीन को छोटा किया तो वो स्क्रॉल हो रहा है, नीचे वाला अपना आप ही स्केल डाउन हो गया। बड़ा करेंगे, देखो बड़ा हो गया अगर स्क्रीन बड़ी होगी तो, लेकिन ऊपर वाला क्या लॉक मोड में है। तो ऑलवेज आपने जो ट्राई करनी वैल्यू मैक्स की ट्राई करनी है। मैक्स से बेनिफिट आता है कि ऑटोमेटिकली कंटेंट स्केल डाउन हो जाता है। इसलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, CSS में पोजीशन। The position property specifies the type of positioning method used for an element. इसमें आपकी 5 प्रॉपर्टीज आती हैं, स्टैटिक, रिलेटिव, फिक्स्ड, एब्सोल्यूट और स्टिकी। सबसे ज़्यादा जो आप वेबसाइट्स देखते हो उसमें नैब बार देखते हो, टॉप में लॉक रहता है अगर हम लोग स्क्रॉल करते हैं, वो इसी की हेल्प से होता है लॉक। सो द पोजीशन प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ पोजिशनिंग मेथड यूज्ड फॉर एन एलिमेंट। तो डिफ़ॉल्ट होता है हमारा स्टैटिक, आप लिखें या ना लिखें। सो देयर आर 5 डिफरेंट पोजीशन वैल्यूज, स्टैटिक, रिलेटिव, फिक्स्ड, एब्सोल्यूट एंड स्टिकी. Elements are then positioned using the top, bottom, left and right properties. However, these properties will not work unless the position property is set first. They also work differently depending on the position value. तो पहले हम लोग बात करते हैं position static. HTML elements are position static by default.
मतलब जहाँ आप बना के आते हो वहीं पर वो ब्राउज़र में हमें दिखाई देता है ना। स्टैटिक का मतलब ये होता है, जैसे आपने पी बनाया, पी के नीचे हेडिंग बनाया तो वो वैसे ही दिखाई देंगे। Static position elements are not affected by top, bottom, left and right properties. An element with position static is not positioned in any special way. It is always positioned according to the normal flow of the page. जैसा पेज का फ्लो होगा वैसे ही वर्क करेगा। Here is the CSS that is used. हमने लिखा है div और हमने इसको एक क्लास दिया है स्टैटिक, पोजीशन में दिया हमने स्टैटिक जो कि डिफ़ॉल्ट ही रहता है, लिखे या ना लिखे आप, और बॉर्डर है 3 पिक्सल सॉलिड और ये कलर। तो इसमें देखो कोई भी चेंज आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, इसमें कोई भी चेंज हमें नहीं मिलेगा। हमने इस डिव को कोई विड्थ भी नहीं दी है, आप यहाँ देखेंगे तो विड्थ नहीं है यहाँ पर, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट मैंने बोला कि जो ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो 100% होते हैं, वो फुल विड्थ को यूज़ करते हैं जितना आपका स्क्रीन होगा। बात करते हैं रिलेटिव, यहाँ से चेंजेस आपके स्टार्ट होते हैं, ठीक है। रिलेटिव को ध्यान से समझना कैसे काम करता है, ठीक है, और इसको कोरिलेट अपने रिलेशन में ही करो तो ज़्यादा अच्छे से समझ जाओगे। रिलेटिव यानी कि आपका एलिमेंट उसके हिसाब से वर्क करेगा जिसके वो अंदर होगा। हम पूरा पेज किस में बनाते हैं, बॉडी के अंदर। तो अगर आपका कोई डिव डायरेक्ट बॉडी के अंदर है तो वो बॉडी को रिलेटिव मान के चलेगा। अगर आपका डिव के अंदर डिव है और हम लोग अंदर वाले डिव को रिलेटिव बोल रहे हैं तो वो अपने पेरेंट को ढूंढेगा, तो उसका पेरेंट डिव है अगर तो वो उसका रिलेटिव होगा, ना कि फिर वो बॉडी का रिलेटिव होगा। समझ में आ रही है बात, कौन किसके अंदर है वो उसका पेरेंट है तो वही उसका रिलेटिव है, समझ गए। तो समझेंगे यहाँ पर, एन एलिमेंट विद पोजिशन रिलेटिव इज पोजिशन रिलेटिव टू इट्स नॉर्मल पोजिशन, सेटिंग द टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट प्रॉपर्टीज ऑफ अ रिलेटिवली पोजिशनड एलिमेंट विल कॉज it to be adjusted away from its normal position. Other content will not be adjusted to fit into any gap left by the element. तो हमने यहाँ पर एक बनाया div, उसको एक क्लास ऑफर किया है रिलेटिव, पोजीशन को हमने लिखा है रिलेटिव, बॉर्डर 3 पिक्सल सॉलिड, कलर बॉर्डर का ब्लैक एंड लेफ्ट से हमने 30 पिक्सल उसमें गैप दिया है। अब हम लोग यहाँ से ओपन करते हैं एग्जाम्पल, ठीक है, कंट्रोल यू प्रेस करते हैं। अब जिसको हमने ये प्रॉपर्टी दी है इस डिव को, इसका रिलेटिव कौन है, ये किसके अंदर है, तो उसने गैप कहाँ से बनाया, बॉडी से बनाया ना, समझ में आ गया ना। अगर मान लो डिव के अंदर डिव होता तो वो गैप यहाँ से बनाता, ठीक है, ये होता है रिलेटिव का काम। नेक्स्ट कहाँ गए, ये ख़त्म हो गया टॉपिक, ये भी ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म हो गया, ये चल रहा है हमारा। नेक्स्ट बात करेंगे पोजीशन फिक्स्ड। एन एलिमेंट विद पोजीशन फिक्स्ड इज पोजीशन रिलेटिव टू द व्यू पोर्ट, which means it always stay in the same place even if the page is scrolled. The top, right, bottom and left properties are used to position the element. A fixed element does not leave a gap in the page where it would normally have been located. Notice the fixed element in the lower right corner of the page. Here is CSS that is used. तो जैसे आप देखते हो बहुत सारी वेबसाइट में जब आप जाते हो तो नीचे से एक चैट पॉपअप हो जाता है और वो अपनी जगह पर अटका रहता है, लॉक रहता है उसी जगह पर, तो वो पोजीशन फिक्स का कमाल है। जैसे अगर मैं यहाँ जाता हूँ और बोल देता हूँ BSES और इसका यमुना और राजधानी दोनों आपको मिलते हैं, आपने क्या चलाना, लेट्स से मैंने यमुना रन किया, आप यहाँ देखना एक तो ये लिंक जो अपनी जगह पर है ये लॉक है और नीचे चैटबॉट जो मेरा है वो भी लॉक है, देखो नहीं हिल रहा ना ये। तो मैंने कैसे बनाया, ये राइट से बनाया, यानी पोजीशन फिक्स्ड, राइट से 0, बॉटम से 0। अब आप ध्यान देख रहे हो बॉटम से कुछ गैप है, राइट से कुछ गैप है, तो आप लिख दो राइट से 10 पिक्सल, बॉटम से 10 पिक्सल, तो आपका ये इतने गैप पर चला जाएगा मैटर। तो एग्जांपल समझ में आया, जो चीज़ें स्क्रीन पर लॉक हो जाती हैं, फ्रीज रहती हैं, मूव नहीं करती हैं, वो होता है पोजीशन फिक्स्ड। तो यहाँ आते हैं अपने एग्जांपल में, हमने क्या लिखा है, डिव फिक्स्ड, पोजीशन फिक्स्ड, बॉटम से 0, राइट से 0, विड्थ 300 और यहाँ से 3 पिक्सल की इसकी थिकनेस है। ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे मेरा दिस डिव एलिमेंट हैज़ पोजीशन फिक्स्ड, मैंने बिल्कुल 0 0 डाला है राइट और बॉटम से, इसलिए बिल्कुल चिपक गया हुआ एंड में जाके ना। अब देखो इसको पेज को जूम कर लो चाहो तो, चाहे जूम आउट कर लो, ये अपनी जगह नहीं छोड़ने वाला, ये सब कुछ करेगा लेकिन हिलेगा नहीं अपनी जगह से, ठीक है। और अगर मैं पेज के हाइट को भी घटा लेता हूँ तो भी देख रहे हो ये अपनी जगह पर ही रुका हुआ है, ये देखो नहीं कर रहा ना अपनी जगह चेंज। सो ये होता है पोजीशन फिक्स का कमाल।
आगे बढ़ते हैं, फिर आता है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का कब यूज़ करना है आपने? एन एलिमेंट विद पोजिशन एब्सोल्यूट इज पोजिशन रिलेटिव टू द नियरेस्ट पोजिशन एंसेस्टर, ठीक है, इंस्टेड ऑफ पोजिशन रिलेटिव टू द व्यू पोर्ट लाइक फिक्स्ड। तो व्यू पोर्ट जो फिक्स वाला है, अब आपका एलिमेंट कहीं भी रखा हो, कितने भी डिव के अंदर रखा हो, लेकिन वो चलेगा बॉडी के अकॉर्डिंग। समझ आ रहा है डिफरेंस? लेकिन एब्सोल्यूट जो चलेगा वो चलेगा आपके रिलेटिव के अकॉर्डिंग, यानी कि एब्सोल्यूट तब तक काम नहीं करेगा जब तक उसके पेरेंट के पास रिलेटिव ना हो प्रॉपर्टी। रिलेटिव वाला किसके अकॉर्डिंग चलता है कि उसका पेरेंट कौन है। एब्सोल्यूट वाला भी पेरेंट के अकॉर्डिंग चलता है, लेकिन ये कहता है कि पेरेंट के पास जब तक रिलेटिव की प्रॉपर्टी नहीं होगी तब तक हम काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एन एलिमेंट विद पोजिशन एब्सोल्यूट इज पोजिशन रिलेटिव टू द नियरेस्ट पोजिशन एंसेस्टर instead of position relative to the viewport like fixed. However, if an absolute position element has no position ancestor, it use the document body. अब ये कहाँ चला जाएगा? छोड़ के उस कंडीशन पे डॉक्यूमेंट की बॉडी पर, सीधे बॉडी टैग पे जाएगा एंड मूव्स अलोंग विद द पेज स्क्रॉलिंग। नोट, absolute position element are removed from the normal flow and can overlap elements. So हमने यहाँ पर दो बनाए, देखो की बार, एक क्या है रिलेटिव, दूसरा क्या है एब्सोल्यूट। अभी तक सब अकेले अकेले चल रहे थे, तो यानी कि इसको चलाने के लिए रिलेटिव की ज़रूरत है, तब ये काम करेगा। नहीं दोगे रिलेटिव तो बॉडी को पकड़ेगा, हो सकता है आपको बॉडी के अकॉर्डिंग ना कराना हो, ठीक है। तो आपने पेरेंट को बोला है पोजीशन रिलेटिव, जो भी उसके साइज़ हो, जैसे विड्थ और हाइट और उसका थिकनेस। अब हम आते हैं जो पेरेंट के अंदर हमने चाइल्ड बनाया हुआ है, उसको हमने बोला एब्सोल्यूट। टॉप से 80, राइट से 0, विड्थ इतना इतना। अब आप यहाँ जाके इसका आउटपुट देखिए, तो ये जो एलिमेंट है ये अपने इसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है, पेरेंट के अकॉर्डिंग। तो हमने क्या बोला इसको, यहाँ पर प्रॉपर्टी पे ज़रा नज़र डालिए। टॉप से 80 पिक्सल, ठीक है, और क्या बोला राइट से टच हो गया बिल्कुल, और क्या बोला विड्थ और हाइट 200 बाई 100, 200 बाई 100। तो ये अपने इस पेरेंट को फॉलो करके चल रहा है यहाँ पर। वापस आइए, अब बात करेंगे स्टिकी। स्टिकी में क्या होता है, ये होगा तो ऊपर जाके फिक्स ही, लेकिन ऑन स्क्रॉल पर होगा। कैसे? एन एलिमेंट विद पोजिशन स्टिकी इज पोजिशन बेस्ड ऑन द यूजर स्क्रॉल पोजिशन। बहुत सारी वेबसाइट पे आपने देखा होगा नैप बार जो होता है पेज में कहीं पर रखा हुआ है, पेज स्क्रॉल हो तो स्क्रॉल होकर जाके ऊपर जाके लॉक हो जाएगा। A sticky element toggles between relative and fixed. Depending on the scroll position, it is positioned relative until a given offset position is met in the viewport. Then it is stick in place like position fixed. Position fixed में क्या है और इसमें क्या डिफरेंस है? Position fixed में चीज़ by default लॉक ही आएगी आपकी, इसमें बाद में लॉक होगी जब यूज़र स्क्रॉल करे। So, Internet Explorer does not support sticky position. Safari requires a WebKit prefix, जो हम लोग नीचे एग्जाम्पल में भी देखेंगे। यू मस्ट ऑल्सो स्पेसिफाई एटलीस्ट वन ऑफ टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट फॉर स्टिकी पोजीशन टू वर्क। अगर आपने टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट से कोई प्रॉपर्टी नहीं दी तो ये वर्क नहीं करेगा। तो जनरली नैप बार को हम लोग टॉप से लॉक करते हैं ना, तो हम लोग टॉप की प्रॉपर्टी डालेंगे। सो इन दिस एग्जाम्पल द स्टिकी एलिमेंट स्टिक टू द टॉप ऑफ द पेज, टॉप वैल्यू 0 व्हेन यू रीच इट स्क्रॉल पोजीशन। सो हमने क्या लिखा, डिव क्लास है स्टिकी, पोजीशन हमने लिखा है वेबकिट स्टिकी फॉर सफारी ब्राउज़र, एप्पल में काम नहीं करता है, बाकी सही ब्राउज़र में पोजीशन स्टिकी काम करेगा। टॉप से 0 हो जाए, बैकग्राउंड कलर ग्रीन है, बॉर्डर 2 पिक्सल का है। क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो अब आप देखेंगे मैंने अपने पेज को एक हाइट दी हुई है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, स्क्रॉलिंग आ रही है। मेरा एलिमेंट यहाँ रखा है, आई एम स्टिकी के नाम से। ट्राई टू स्क्रॉल इनसाइड दिस फ्रेम टू अंडरस्टैंड हाउ स्टिकी पोजीशन वर्क। अब आप देखो लॉक हो गया ऊपर जाके, यहाँ देखो स्क्रॉलिंग साइड में है ना। तो कई बार हमें मेन्यू ऐसा चाहिए कि स्क्रॉल करने पर लॉक हो, बाय डिफ़ॉल्ट ना हो, तब हम लोग स्टिकी का यूज़ करते हैं। प्रॉपर्टी इतनी है, कोई ज़्यादा कलाकारी नहीं है। जो हमने वहाँ पर आपको CSS प्रॉपर्टी दिखाई, वही सेम प्रॉपर्टी यहाँ भी काम कर रही है हमारी। नेक्स्ट, पोजिशनिंग टेक्स्ट इन एन इमेज, ठीक है, क्योंकि जब आप वेबसाइट बनाओगे तो हमें इमेज के ऊपर टेक्स्ट लिखना होगा। तो बहुत सारे वेब डिज़ाइनर क्या गलती करते हैं कि इमेज के ऊपर टेक्स्ट लिखने के लिए बैकग्राउंड में इमेज डाल देते हैं।
अगर आपने पेज के बैकग्राउंड में इमेज डाला है काम तो चल जाएगा, एंड यूज़र के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप बात करते हो कि मैंने जो इमेज यूज़ किया है उसका एसईओ मुझे नहीं करना, तो बैकग्राउंड में डाल दो। और अगर आपको उस इमेज का एसईओ करना है तो इमेज बैकग्राउंड में नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपकी वेबसाइट की अगेन रैंक में प्रॉब्लम आएगी। तो शॉर्टकट मारने के लिए बैकग्राउंड सबसे बढ़िया तरीका होता है, लेकिन एसईओ के पॉइंट से बैकग्राउंड इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। इवन रिस्पॉन्सिव वेबसाइट की जब बात आती है तो हम लोग ये कहते हैं कि बैकग्राउंड में इमेज कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि बैकग्राउंड इमेज को रिस्पॉन्सिव में हैंडल करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं पोजिशन टेक्स्ट इन एन इमेज। सो हाउ टू पोजिशन टेक्स्ट ओवर एन इमेज। सो जो कंटेनर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेटिव। क्योंकि अगर आपने किसी इमेज के ऊपर पोजीशन करना है टेक्स्ट को, तो यानी कि जो इमेज है वो क्या होगी, रिलेटिव होगी। अब जो हमारा मैटर होगा उसको हमने एक क्लास दिया टॉप लेफ्ट, पोजीशन को क्या बोला, एब्सोल्यूट, टॉप से 8 पिक्सल, लेफ्ट से 16 पिक्सल, फॉन्ट का साइज 18। बस हम लोग क्लास चेंज करते जाएंगे और डायरेक्शन चेंज करते जाएंगे। हमने क्या बोला फिर टॉप राइट, टॉप से 8 पिक्सल, राइट से 16 पिक्सल। पहले लेफ्ट से 16 था, अब क्या है, राइट से 16 है। फिर मैंने बनाया बॉटम लेफ्ट, बॉटम से 8, लेफ्ट से 16। बॉटम राइट में अगेन हमने राइट से 16, बॉटम से 8। एक हमने बनाया सेंटर, सेंटर के लिए हमने लिखा है टॉप से 50% और विड्थ 100%, ठीक है। नेक्स्ट हमने बनाया IMG, विड्थ 100%, हाइट ऑटो, ऑपेसिटी 0.3। और जब हम लोग यहाँ पर इसको ओपन करेंगे, अब आप यहाँ देख सकते हो इसको, ये इमेज के ऊपर मेरा टेक्स्ट यहाँ लिखा हुआ है, ये टॉप में है, ये राइट में है, ये बॉटम में है और ये बॉटम राइट में है। इमेज के ऊपर मेरा टेक्स्ट लिखा है, देखो इमेज भी मेरी जो है वो पेज के ऊपर है। क्या लिखा है, ओपन इमेज इन न्यू टैब। अगर कोई इमेज के ऊपर राइट क्लिक करके अगर आप नहीं ये प्रॉपर्टी नहीं देख पा रहे तो समझ जाइए कि उस वेबसाइट में इमेज बैकग्राउंड में लगाई गई है। और अगर इमेज के ऊपर राइट क्लिक करके लिखा आता है ओपन इमेज इन न्यू टैब, इट मीन्स कि इमेज आपकी फोरग्राउंड में है, यानी कि बैकग्राउंड के ऊपर है, ठीक है। तो इस इमेज का एसईओ हो सकता है। लेकिन अगर मैंने बॉडी के इसमें लिख दिया बैकग्राउंड इक्वल टू करके डाल दिया तो नहीं होगा एसईओ, ठीक है। अब आप इसको छोटा करें, बड़ा करें, यहाँ पर देखो टेक्स्ट उसी के साथ चल रहा है ना, इमेज के साथ। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या लगी हुई, पीछे जाके देखें, जो इमेज है हमने उसकी विड्थ को क्या लिखा है, 100%, ठीक है। तो इमेज किसके अंदर है, कंटेनर के अंदर है, ठीक है। इमेज किसके अंदर, कंटेनर। कंटेनर क्या है, डिव। डिव को हमने क्या बोला, पोजीशन रिलेटिव। बात खत्म होगी, हमने इमेज को रखा, सारा टेक्स्ट हमने इमेज के ऊपर ओवरलैप करा लिया अपना। नेक्स्ट आगे देखेंगे। अच्छा, ये वाली प्रॉपर्टी हमारी CSS पोजीशन की यहाँ ओवर होती है। फिर हम बात करेंगे डेप्थ लेवल, जेड इंडेक्स बोलते हैं इसको, ठीक है, जी इंडेक्स। द जी इंडेक्स प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज द स्टैक ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। तो जैसे आप देखते हो फोटोशॉप में लेयर होती हैं, किसको किसके ऊपर या नीचे दिखाना है, हम लोग लेयर का ऑर्डर चेंज कर लेते हैं। सिमिलरली आप CSS में भी लेयर के ऑर्डर को चेंज कर सकते हो। द जी इंडेक्स प्रॉपर्टी व्हेन एलिमेंट्स आर पोजिशनड दे कैन ओवरलैप अदर एलिमेंट। जब आप मल्टीपल CSS प्रॉपर्टी चलाते हैं, पोजीशन वाली, पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन रिलेटिव, पोजीशन हिस्ट्री की, तब ये प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलता है। सो जी इंडेक्स प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज द स्टैक ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, विच एलिमेंट शुड बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ और बिहाइंड द अदर्स। एन एलिमेंट कैन हैव अ पॉजिटिव और नेगेटिव स्टैक ऑर्डर। तो जैसे हम लोग यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं, -1, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिखा है इमेज पोजीशन एब्सोल्यूट, लेफ्ट और टॉप से 0, जी इंडेक्स -1। और हम लोग यहाँ आके इसको देखते हैं, तो मेरा जो इमेज है वो टेक्स्ट के पीछे चला गया, जबकि मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ तो देखो इमेज ओपन न्यू टैब में हो रहा है। तो हमने इमेज का क्या बोला कि इमेज टेक्स्ट के ऊपर ना आए, टेक्स्ट के पीछे आए। तो हमने इमेज का ऑर्डर ऐसे चेंज किया। तो देखो यहाँ पर ये अपना इमेज है, यहाँ पर हेडिंग है आपका, यहाँ पर हमारा इमेज है, यहाँ पर हमारा पैराग्राफ है। हमने मिक्स करके लिखा ना, पहले क्या है हेडिंग, फिर क्या इमेज, फिर क्या पैराग्राफ, लेकिन मैंने दोनों के पीछे भेज दिया उसको। कैसे, -1 से, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो एलिमेंट आप बनाते जाओगे, इसका 1 होता है, इसका 2 होगा, ठीक है, इसका 3 होगा। लेकिन जब मैंने इस इमेज को बोला कि ये इसके पीछे जाएगा, तो हमने इसको बोल दिया -1, तब ये हो गया 1 और 2। तो ये यानी कि ये लोएस्ट नंबर में चला गया। तो डेप्थ ऐसे बढ़ती है, जैसे आप फोटोस में लेयर बनाते हैं तो 1 2 3 4 तो एक दूसरे के ऊपर आती जाती हैं। तो जैसे से एलिमेंट बनेगा तो हर एक का जेड इंडेक्स बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, आप डालें या ना डालें, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो आपको बस नेगेटिव यूज़ कर लेना है।
और अगर आपको लगता है कि मुझे सबसे ऊपर आना है तब आप पॉजिटिव नंबर मैक्सिमम डाल दो, जैसे 4 टाइम 9, 3 टाइम 9। ये काउंट कैसे करें, तो आपको पता होगा अपने वेबसाइट में नंबर ऑफ कितने टैग लगाए हैं बॉडी के अंदर। 1000 टैग तो लगाए नहीं होंगे। अगर आपको लग रहा है बहुत बड़ा पेज है मेरा तो 10,000 डाल दो, वहाँ पर 9,999 लिख दो, तो आप सबसे ऊपर आ जाओगे। अब सबसे ऊपर की प्रॉपर्टी कब लगाते हैं, जैसे ड्रॉप डाउन बनाते हैं ना हम लोग, तो जैसे फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट में अगर सोचो ड्रॉप डाउन पेज के ऊपर ना खुल के इसके बैनर के नीचे जाए तो कितना बुरा लगेगा। जैसे हम यहाँ से क्या हुआ, जैसे ये ड्रॉप डाउन देखो सबसे ऊपर आ रहा है ना, जिसका जी इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। या जैसे मैं टी शर्ट में चला जाता हूँ फैशन कैटेगरी के अंदर, अब आप यहाँ देखेंगे माउस गया तो देख रहे हो सबसे ऊपर आ रहा है, तो यानी इसका जी इंडेक्स सबसे हाइयर है, तभी ये बैनर के भी ऊपर आ रहा है, नीचे वाला जो कंटेंट है उसके भी ऊपर आ रहा है, नहीं तो ये पीछे निकल जाएगा उसके। तो ये होता है जी इंडेक्स का काम। इसको बंद कर दो, इसका काम खत्म हो गया। सो नोट जी इंडेक्स ओनली वर्क ऑन पोजिशन एलिमेंट, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव, ठीक है, एब्सोल्यूट, रिलेटिव, फिक्स्ड एंड स्टिकी एंड फ्लैक्स आइटम एलिमेंट्स दैट आर डायरेक्ट चिल्ड्रन ऑफ डिस्प्ले फ्लैक्स एलिमेंट। तो फ्लैक्स पे आएंगे तब बात करेंगे। अनदर जी इंडेक्स एग्जाम्पल देखेंगे। हेयर वी सी दैट एन एलिमेंट विद ग्रेटर स्टैक ऑर्डर इज ऑलवेज अबव एन एलिमेंट विद अ लोअर स्टैक ऑर्डर। तो हमने यहाँ पर एक ब्लैक बॉक्स बनाया, एक ग्रे बॉक्स बनाया, एक ग्रीन बॉक्स बनाया, ठीक है। यहाँ पर आप देखें ब्लैक, ग्रे, ग्रीन, लेकिन हमने यहाँ पर ग्रीन वाले बॉक्स को दिया है जी इंडेक्स 2, ग्रे वाले को दिया है जी इंडेक्स 3 और इसको हमने दिया है 1। अब जब आप इसका आउटपुट देखेंगे तो ग्रे वाला ग्रीन को ओवरलैप कर रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने ग्रे वाले का जी इंडेक्स कितना रखा है, 3 रखा है ना, लेकिन डिज़ाइन करते वक्त हमने ग्रे को कहाँ रखा है, बीच में, तो यानी कि ग्रीन वाले को ओवरलैप करना चाहिए था, लेकिन जी इंडेक्स क्या कर रहा है, उसका ऑर्डर बदल दे रहा है, ग्रीन को पीछे कर दिया, ग्रे को ऊपर ले आया, क्योंकि ग्रे का हाइयर है, कितना है। तो मैंने अभी बताया था कि अगर ड्रॉप डाउन हमने वेबसाइट में बनाया और आप चाहते हो कि वो सबसे ऊपर आए तो उसका सबसे हाइयर नंबर होना चाहिए। इसी तरह से विदाउट जी इंडेक्स अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर ब्लैक, ग्रे, ग्रीन, और आप यहाँ देखेंगे ब्लैक, ग्रे, ग्रीन हमने डिफाइन किया हुआ है, तो ग्रीन क्या कर रहा है, ओवरलैप, ठीक है, क्योंकि वो ऑर्डर में सबसे बाद में है। इस तरह से चलते हैं आपके जी इंडेक्स। तो आज हम लोगों ने कहाँ तक कंप्लीट किया, जी इंडेक्स तक। नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे ओवरफ्लो से, ठीक है। तो ख़त्म होने वाली है अपना ये। आज हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, फॉन्ट पेयरिंग से, ठीक है, इतना रह गया हमारा, फिर उसके बाद हमारा एडवांस वाला पार्ट स्टार्ट होगा। तो इसमें से काफ़ी सारी CSS ना आप जब HTML पढ़े तो इनलाइन में पढ़ के आ गए सब। प्रॉपर्टी वही है, बस पहले हम लोग टैग पर लिख रहे थे, अब हमें क्लास बना के ऊपर टॉप में डिफाइन करना है।